नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कल अपन ने स्टार्ट किया था मैथ का। सबसे पहले अंक के बाद में अपन ने पढ़ा संख्या के बाद में पढ़ी थी अपन ने प्राकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण के बाद में पूर्णांक संख्या, उसके बाद में सम विषम और फिर अभाज्य और भाज्य संख्याएं। यहाँ तक का अपन ने कल पढ़ा था। उसके टेस्ट के लिए आज मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 10 क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कीजिए। जिनको भी ये 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं वह कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और बता दीजिए कि इन प्रकार के क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं। उसका मैं वापस से आपको सॉल्यूशन करके एक नया वीडियो बना दूंगा। इस प्रकार से आप आगे से आगे जैसे भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में पहुंचोगे उसके पीछे वाले वीडियो के 10 क्वेश्चन आपसे हम पूछते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस कैसी है क्या नहीं है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम आपको नए आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने बताया था आपको अंक, तो अंक संकेत है। संकेत कितने थे? 10, इसलिए उसे दशमक पद्धति कहते थे। उसके बाद में प्राकृतिक संख्याएं बताई थी। प्राकृतिक संख्याएं जिसे प्रकृति से काउंटिंग होती है उस प्राकृतिक संख्या बताई थी। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। उसके बाद में पूर्ण संख्या बताई थी। पूर्ण संख्या 0 से, यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 लग जाती है, 0 1 2 3 4 आगे तक। उसके बाद में पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार से अपन ने कल पढ़ते हुए भाज्य अभाज्य तक पहुंच गए थे। अब उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन आज कुछ महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, हमने कल भी बताया था आपको कि एक तो न तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। यानी एक को आप कभी भी ऑप्शन में आता है और आपसे पूछते हैं कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एक ना भाज्य है ना अभाज्य संख्या है। उसके बाद में आप पूछ रहा है कि दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है। मैंने कल भी बताया था कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या है? विषम है। और वो बात मैंने यहाँ पे लिखी है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है केवल, देखिए इस बात को फिर मैं जोर दे रहा हूं, केवल दो एक सम अभाज्य संख्या है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, सभी अभाज्य संख्याएं होती है। वहां ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा सभी विषम, दूसरा ऑप्शन रहेगा सभी सम, तीसरा कुछ सम व कुछ विषम, और चौथा ऑप्शन रहेगा वहां पे आपके पास में सभी सम सभी विषम कुछ सम कुछ विषम पता नहीं कर सकते। तो बच्चे जैसे देखेंगे, देखते ही इस ऑप्शन पे आंसर लगाएंगे, जबकि ये आंसर अधिकतर बच्चों का गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं में दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है, इसलिए कुछ सम और कुछ विषम। सही उत्तर इस प्रकार से होगा। तो इसलिए आपको यह देखना होगा, क्वेश्चन को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है। आपको लग रहा हो कि ये मैटर कुछ नहीं है, तो यहां से कम हर एग्जाम में, आपके सीईटी का एग्जाम हुआ या इसके अलावा राजस्थान के अलावा भी जैसे रेलवे, एसएससी, इनमें भी ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं यहां से। इसलिए आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को याद कीजिए। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। आपको यह भी क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, और ऑप्शन देगा वहां पे ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन वो 1 रखता है और बच्चे इसी को करते हैं। उसके बाद में 3 देगा, 5 देगा और 9 देगा। या तो बच्चा करेगा 1
यह करेगा 3। तो कई बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। तो यहाँ पे एक का मैंने पहले ही बताया था कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे भी वही गलती करेगा कि वो पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और ऑप्शन में सबसे पहले ए, बी में देगा 2, सी 4 और डी 0। इस प्रकार से ऑप्शन देगा तो देखते ही बच्चे बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो या तो 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, 4। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। कारण बता देता हूं, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। मान लीजिए मैं यहां पे भी 4 और यहां पे 3 दे देता हूं, ठीक है, तो यह भाज्य अभाज्य नहीं है, यह अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। तो इसके बाद में सबसे पहले भाज्य संख्या कौन सी आ रही है? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे मॉडरेट कर दे और आपको टफ क्वेश्चन पूछे तो वो पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, विषम भाज्य संख्या। सम नहीं पूछ रहा इस बार पूछेगा विषम भाज्य संख्या। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होंगे ए 1, बी 3, सी 5 और डी 9। तो यहां पे देखिए एक तो भाज्य या अभाज्य दोनों नहीं है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 5 अभाज्य संख्या है, परंतु यहां पे पूछ रहा है भाज्य। कौन सी संख्या पूछ रहा है? भाज्य। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, केवल एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो अभाज्य संख्या है। उसके अलावा अपन ने कल सीखा था भाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को निकालने का विधि। 2 विधियां सिखाई थी मैंने, दोनों विधियों से आप निकाल सकते हो। उसके अलावा यदि आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। पिछला वीडियो का मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। देखिए इसको निकालने की एक और मेथड है कि 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 या 5 होगा। अब आपके पास में ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन में किसी 4 में से, ये तो नहीं है कि पूरे के पूरे में भाग जाएगा 6 का, और 6 का भाग देने के लिए सबसे बेस्ट, अब देखिए आपके पास में मान लीजिए अभाज्य संख्या लिख देता हूं मैं, 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 7 अभाज्य संख्या है, 7 के अलावा एक कौन सी है? 11 है, 13 है, 17 है। अब इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो सब में वो कह रहा है कि 6 से भाग देने पर, 6 से भाग दे रहे हैं मान लो इनमें, तो 6 से भाग देंगे तो यहां पे एक शेषफल बच रहा है। उसके बाद में 11 में 6 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है शेषफल? 5। 13 में देंगे तो 6 दूनी 12, बचेगा कितना? एक शेषफल। 6 दूनी 12 और 5 17, तो यहाँ पे 5 शेषफल। तो बताइए सभी में शेषफल सेम बच रहा है कि नहीं बच रहा? 1 या 5 या 7। इससे बड़ी भी संख्या लेके देखते हैं, जैसे 461। 1 मिनट इधर का बैठा देता हूं मैं। एक अभाज्य संख्या जैसे 461। अब इस 461 5 से बड़ी है और इसमें 6 से भाग देके देखता हूं। तो 6 7 42, बच गए कितने? 4। 6 36, बच गए कितने? 5। तो 5 शेषफल बचा नहीं बचा? तो इस प्रकार से 5 शेषफल बच गया। तो ये भी विधि है कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्या का पता करने के लिए कि दी गई संख्या को अपन 6 से भाग देकर, यानी दी गई संख्या को 6 से भाग देंगे और उसमें देखेंगे कि 5 या 1 शेषफल बच रहा है क्या, और 5 और 1 शेषफल बचता है तो भाज्य और अभाज्य होने की कंडीशन में है। ठीक है। उसके बाद में अपन दूसरी विधि एक और है। इस विधि में क्या है? 5 या 5 से बड़ी किसी भी संख्या के अभाज्य संख्या, उसके वर्ग में किसका भाग दे दें? 12 का। किसका भाग दे दें? 12 का। और 12 का भाग देंगे तो हमेशा क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। हमेशा शेषफल 1 बचेगा। जैसे 5 या 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 21, 21 तो नहीं है,
23। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 7 का 49, 11 का 121, 13 का 169, 17 का 289 और 23 का कितना हो गया। तो 23 का वर्ग निकालने का एक विधि एक बार और बता देता हूं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 1, 529 ऐसे वर्ग निकालते हैं स्पीड से। ठीक है, और सभी में किसका भाग दूं 12 का। हमेशा शेषफल 1 बचेगा, हमेशा शेषफल कितना बचेगा 1। 12 दूनी 24 बचा कितना 1, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 से 49, 12 ढाई 120, 1, 12 एकम 12 बच गए 4, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 1 49, 1 बच गया। 12 12 दूनी 24, 24 का 4 बच गया, 4 और 12 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 1 49, 12 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 4, तो फिर 4 में देंगे यानी 49 हो गया, 49 में देंगे तो वही 1 शेषफल बच गया। यानी हमेशा शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो ये भी एक विधि है। तो ये आपको चेक करने की दोनों विधि बता दी मैंने कैसे होती। अब आगे पढ़ेंगे अपन जीरो के बारे में कि जीरो कहां से आया कैसे आया। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे संख्याओं के स्थानीय मान और फिर उसका जातीय मान। चलिए इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। अब शून्य के बारे में अपन बात कर रहे थे कि शून्य कैसे क्या है। तो अब शून्य का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था, और भारत में किसके द्वारा किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था भारत में सबसे पहले शून्य का आविष्कार। उसके बाद में शून्य के बारे में आपको और कुछ बातें बताता हूं कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते हैं या शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल शून्य ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मैं यहां पे आपको बताता हूं, जैसे कोई संख्या है 15 और उसमें शून्य से भाग देते हैं, एक तो ये, और एक है कि शून्य है और उसमें मैं 15 से भाग देता हूं, तो दोनों के आंसर क्या सेम आएंगे। किन किन के सेम आ रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें कि सेम आ रहे हैं, और जिनके सेम नहीं आ रहे तो वो बताएं कि क्या क्या आंसर आएंगे। देखिए दोनों में कंफ्यूजन काफी हो जाता है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि संख्या दे देता है उसके नीचे 0 और पूछ लेता है कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए यहां पे किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है, और यदि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होती है। यानी और ये अनंत का मतलब होता है ये अनंत, ये अपरिभाषित भी बोलते हैं इसे, अपरिभाषित, ये शून्य है। ठीक है, दोनों बातें मैंने यहां पे लिख भी दी है कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है शून्य प्राप्त होता है, लिखा हुआ है। और किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है अनंत, जिसे अपरिभाषित भी कहते हैं। दोनों चीज आपको यहां पे समझा दी गई है। आगे देखिए मैं बता रहा हूं इसमें किसी संख्या में शून्य को जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 78 में शून्य जोड़ें या 78 में शून्य घटाएं 78 ही आएगा। इसलिए यह भी चीज ध्यान रखिए कि शून्य को किसी संख्या में जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। यानी शून्य से किसी भी संख्या को गुणा कर दे, जैसे इतनी बड़ी संख्या लिख दे अपन, ठीक है, और इसको शून्य से गुणा करते हैं तो इसका आंसर शून्य होगा। ये कितनी छोटी संख्या लिख दे, जैसे 9 इंटू शून्य, उसका आंसर भी क्या होगा शून्य। यानी किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान देना है। जब आप कैलकुलेशन करोगे आगे तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे सीईटी में, जिनमें आपको परीक्षा में कि 0 रहेगी, बहुत सारी कैलकुलेशन रहेगी, उसको देखते आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, नहीं, पूरा एक साथ 0 हो जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना आपको। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में अपना है शून्य। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा शून्य क्या है,
क्वेश्चन दे देगा आपको शून्य क्या है, बस इतना छोटा क्वेश्चन दे देगा आपको। ऑप्शन में रहेंगे ऋणात्मक, धनात्मक, सी, आपको सी ऑप्शन दे देगा, जैसे अभाज्य, डी नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर दे दीजिए कि क्या है। शून्य क्या है, आपको यहां से आंसर देना है। अब देखो शून्य ना तो ऋणात्मक होती है, ना धनात्मक होती है, ना अभाज्य संख्या होती है, नन ऑफ दिस इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना है, अब शून्य का यहां तक मैटर खत्म हो चुका है, शून्य से संबंधित जो भी बातें थी। उसके बाद में एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है। कभी कभी आप लिख दोगे या फिर सुनने वाले ऑप्शन में आ जाता भी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, अभाज्य की जगह यहां पे ये लिखा हुआ जाता कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है, एक है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9। एक अंक की संख्या सबसे बड़ी क्या है, 9। इसी प्रकार से दो अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10। और दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99। आपसे पूछ लिया जाए कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 999, जबकि सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए आपसे, देखो इधर मैं लिख रहा हूं छोटी और इधर लिख रहा हूं बड़ी और इधर है अंक। तो यहां से शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन, एक बार एक टेबल बना लेते हैं यहां पे, जो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहले एक अंक की सबसे छोटी 1, सबसे बड़ी 9। दो अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10, सबसे बड़ी संख्या है 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1000 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। इस प्रकार से चलता जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 अंक की, देखो यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब ये तो आपने लिख ही लिया होगा, इसको मिटा देता हूं मैं और आपको यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या व 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा भी दूंगा, एसएससी में कहां पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए कि क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से आप। देखिए वीडियो समझ में नहीं आता है तो थोड़ा रुक के समझिए, आराम से समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, धीरे धीरे समझ में आएगी। और यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और यहां से ही आपकी बेसिक कमजोरी रहेगी तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं यहां से ही स्टार्ट करके पूरा कोर्स कराऊंगा यहां से आपका, जिसमें सीईटी क्लियर हो जाएगी, उसके अलावा जीडी का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा स्टेट लेवल के, उसके बाद में एसएससी रेलवे जो भी कोर्स होगा उसका सबका सिलेबस एक ही साथ कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, मैंने अभी बताई थी, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है, और दोनों का अंतर कितना होता है, 1। तो इसका उत्तर कितना होगा, 1। उसके अलावा ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को ऐसे हल करना है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो मुझे बताओ 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 10 से, कहां तक जा रही है, 99 तक, और इससे पहले 1 से लेकर 9 तक क्या है, 1 अंकों की। तो बताओ 99 माइनस 9 कर दूंगा तो 9 अंकों की कितनी संख्या है, और 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, 90 संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की है। आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है उठा के कि 1 से 50 तक की संख्याओं की संख्या में कितने अंक है, कितने अंकों से
मिलकर बनी है। अब बताओ 1 से 50 तक की संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, आपको बताना होगा। तो सीधा सीधा देखिए, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं तो 9 अंक से मिलकर बनी है। उसके आगे आप देखिए 10 से लेकर 50 तक की प्रत्येक संख्या किससे बनी है, 2-2 अंकों से मिलकर बनी है। तो आपको यहां से पता करना होगा कि कितनी संख्याएं हैं, 50 माइनस 9, 50 माइनस 9, तो कितनी संख्या बच गई टोटल, 41 संख्या तो ऐसी है जो 2 अंकों से बनी है। तो 41 संख्याओं का कितना हो गया, 2 8 82 प्लस 9 कितना हो गया टोटल 91, यानी 91। इसका सही उत्तर कितना होगा, 91। यह भी चीज समझ में आई होगी आपको कि कैसे निकले, यानी 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 91 अंक आए हैं अपने। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आते हुए क्वेश्चन बताऊंगा मैं ये कहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो अब अपन पढ़ाई कर रहे हैं आगे अंकों का शुद्ध मान और जातीय मान। शुद्ध मान और जातीय मान किसे कहते हैं और स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि फेस वैल्यू ऑफ डिजिट और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट दोनों चीजों का क्या है कि इसमें आपको एक अंक दे दिया जाएगा, जैसे 3487, 3487, और इस अंक में आपसे दोनों चीज पूछी जाएगी। कहा जाएगा कि 3 का, 4 का, 8 का, 7 का अंकों का शुद्धीय मान या जातीय मान बताइए, या फिर कह देगा कि 3, 4, 8 और 7 इनका स्थानीय मान बताइए। तो यहां पे अपन बता रहे थे कि अंकों का शुद्ध मान और जातीय मान, और यहां बता रहे हैं स्थानीय मान। तो शुद्ध मान या जातीय मान से ही पता चल रहा है कि उसका शुद्ध यानी वह खुद ही उसका शुद्ध मान होता है, या उसकी जाति, खुद की जाति यानी उसका खुद का नाम ही जाति होता है। जैसे 3 का स्थानीय मान या जातीय मान 3, 4 का 4, 8 का 8 और 7 का 7। परंतु स्थानीय मान में कि ये किस स्थान पर है उस स्थान के हिसाब से मान रखा जाएगा, यानी उस स्थान के बाद में जितने भी अंक है उनको सबको 0 लिख देंगे। जैसे 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 3 के बाद में कितने अंक है, 2, 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद में 0, यानी तीनों की 0। तो 3 का स्थानीय मान, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 3 का स्थानीय मान, ये आ गया। अब आपको यहां पे कह दूं मैं कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 के बाद में कितने अंक है, 2, तो इसके बाद में 2 0 लगे, ये 4 का स्थानीय मान है। आपको पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान कितना है, तो 8 के बाद में कितने अंक है, ये 8 का स्थानीय मान। और 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो बताइए 7 के बाद में कोई अंक है क्या, नहीं है, नहीं है तो कोई स्थानीय मान नहीं है। तो इसका स्थानीय मान और जातीय मान तो ये निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी अंक का, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 8 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए, अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो 8 का स्थानीय मान तो कितना है बताइए जल्दी से, 80, और 8 का जातीय मान कितना है, 8, दोनों का अंतर कितना हो गया, 72। इसका आंसर ये 72 आ गया। इस प्रकार से आंसर देना होता है। अब ये तो हुआ सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे 248.973, और इसका पूछ लिया जाए कि स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। इसमें आपको दे दिया जाए कि स्थानीय मान और जातीय मान बताइए, तो स्थानीय मान और जातीय मान आप कैसे बताएंगे इसका, देखिए यहां पे स्थानीय मान में तो कोई स्थानीय मान, देखिए जैसे मैं 2 का स्थानीय मान पूछ रहा हूं, तो 2 के बाद में कितने अंक है, 2, दशमलव के बाद के यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद में शून्य लगाओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दशमलव के बाद की शून्य का अपना कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं आपसे पूछूं 4 का स्थानीय मान, तो 40.0, तो 0.0 के बाद में कोई मतलब नहीं है। 8 का पूछूंगा तो क्या लिखोगे, 8.0, तो 8। परंतु अब मैं पूछ रहा हूं कि दशमलव के बाद में 9 है, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 9 का स्थानीय मान लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इधर जब भी चलेंगे
तो उस संख्या के नीचे उतना ही जीरो वाला अंक यानी उतारते हुए चलेंगे। जैसे 9 का पूछेगा तो 9/10। उसके बाद में यदि आपसे पूछता है 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो उससे पहले कितने हैं, 1 है परंतु डबल करना पड़ेगा। तो 7 और 7 के नीचे कितने, 100, और 3 का कितने स्थान पे उतने ही जीरो नीचे लिखते जाएंगे। जैसे 3 का, तो 3 का लिखूंगा मैं 31000 हजार। जबकि इनका शुद्ध मान और जाति मान पूछूं, 3 का शुद्ध मान, तो शुद्ध मान कितना हो जाएगा, 3 का 3, और शुद्ध मान को क्या बोलते हैं, जातीय मान। तो आई होप समझे होंगे यहां तक कि आपको जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और आराम से पढ़िए। मैथ बहुत ही सिंपल विषय है। मैथ को जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे, तो बहुत रुचि उत्पन्न होगी और मैथ आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप मैथ से डरोगे नहीं, मैथ आपसे डरने लग जाएगी। मैथ ही बहुत सिंपल है, परंतु पढ़ने का और पढ़ाने का एक स्टेज तो होना चाहिए कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो। पढ़ने में आपको ऐसे नहीं कि कहां से उठा के कहां पढ़ रहे हो, सीधा आप कहीं पे भी उठा के पढ़ लेते हो, इसलिए आपको मैथ में डर लगता है। मैथ में स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगले वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।